औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और अपने खुसूसी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। यानी मोहतरम, पिछले कुछ अरसे में हमें कुछ क्लियर कट मैसेज मिला है स्टेट की जानिब से और कुछ कन्फ्यूजन भी है। क्लियर कट मैसेज क्या है कि जब सिपाही सालार हाफिज सैयद आसिम मुनीर इक़्तिदार संभालते हैं तो ईरान एक कार्रवाई करता है बलूचिस्तान में। 2 दिन के बाद एक बहुत बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ उन्हीं के मुल्क के अंदर हो जाती है। फिर कुछ अर्सा गुजरा तो इंडिया ने अटैक कर दिया। इसके यहाँ भी एक टिका के इसको जवाब दिया जाता है। फिर कुछ अर्सा गुजरा और फिर अफगानिस्तान ने चंद बम्बार जब मुल्क पाकिस्तान की जानिब भेजे तो एयर स्ट्राइक के ज़रिए अफगानिस्तान के अंदर भी ये मैसेज कन्वे कर दिया जाता है कि सबसे पहले पाकिस्तान। UAE 3 अरब डॉलर जब मांगता है तो पहले डिप्लोमेसी के ज़रिए उसको बात की जाती है, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम स्ट्रेट अवे सजेशन या स्ट्रेट अवे पॉलिसी ये आती है कि हम अपना रिस्पेक्ट कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते और हम उसको वापस करेंगे मामला। फिर आपने ये भी मामला देखा कि हमने पूरी दुनिया की निगाह का तवज्जो का मरकज़ तब बने जब हम सालसी के किरदार निभा रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, ये चीज़ काफ़ी और भी आगे चली और वो आगे चली जब मुल्क पाकिस्तान के अंदर चंद एहतजाज हुए, जिसमें सर फहरिस्त एहतजाज एक सियासी एहतजाज, एक मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत वाला एहतजाज PTI ने किया, जिसमें इसराइल का भी नाम लिया गया, जिसमें इंडिया के यहाँ जाके इंटरव्यूज़ भी दिए गए, जिसमें फ़कत बानी तहरीक इंसाफ का पाबंद सलासल होना ही काम जो है वो कर दिखाया। इतना कि रेड लाइन करार दे के कौम यूथ ने तमाम तर जो है वो इल्ज़ामात, तमाम तर पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बगावतें कर लें। इवन के वो ईरान की जंग में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी तो ईरान के साथ थे, अफगानिस्तान की जंग में अफगानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी तो अफगानिस्तान के साथ थे। हाँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में कौम यूथ ने इज़्ज़त का और आप कह लें कि बेहतरीन मुजाहरा करते हुए अपने मुल्क पाकिस्तान का साथ दिया। लेकिन मेरा यहाँ पे भी इतनी डिफरेंट है कि जब इतनी मार पड़ी हिंदुस्तान को तो फिर अपने भी हमारे साथ वो लोग जुड़ गए जो हल्के फुल्की मुनाफा सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं कर रहे थे। एक एहतजाज तहरीक इंसाफ का हुआ, उसके बाद एक बहुत बड़ा पुरअमन एहतजाज रैली फ़लस्तीन के हक़ में निकली TLP के हवाले से, और उसको भी जो है वो आप लोगों के सामने ही है। पकड़ लिया गया, मैं ये बोलूँ उसको जो है वो पकड़ने के साथ 3 से 4 लोग पहले शहीद कर दिए गए मस्जिद रहमतुल्लाह अल आलमीन के बाहर। फिर वहाँ पे क्या हुआ आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है, और फिर उसके बाद मुरीके के अंदर क्या हुआ वो भी आपको मुझसे बेहतर पता है। लेकिन एक यहाँ पे मुझे क्रेडिट देने दीजिएगा इस जमात की तरबियत करने वाले लीडरान को। ना कोई सिपाही सालार के ख़िलाफ़, ना कोई स्टेट के ख़िलाफ़, ना कोई पाकिस्तान की गद्दारी, ना किसी दूसरे मुल्क की डिप्लोमेसी सियासत या सियासत का ये लोग हिस्सा बने, बल्कि ये 101 मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत और इसके मुखालिफ बिल्कुल ना जाते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते रहे। इवन कि जितना बड़ा जुल्म सितम इस जमात पे हुआ, चादर और चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। हर दूसरे शख्स को पकड़ा गया जिसका तरीके लब्बैक पाकिस्तान से ताल्लुक़ था, वो छोटा था या बड़ा था, वो पाबंद सलासल हुआ। 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने, 2 महीने हर बंदे को जेल काट दी गई, एसिड उसके ज़ब्त किए गए, बहुत बड़ी पाबंदियों के दावे किए गए। और एक दफ़ा सोचता था कारकुन भी कि मुझसे हो क्या गया। मैं तो उस बाबे का मानने वाला हूँ जो कहते थे मनसब्बा नबीन फ़क़्तुहू। मैं तो उस बाबे का मानने वाला हूँ जो ख़त्म नबूवत की बात करते थे, जो हुर्मत रसूल की बात करते थे, जो इस्लाम की बात करते थे। और मुझे तो बचपन से यही बताया और समझाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या। मैं तो कारकुन सोचने पे मजबूर था ना कि मैं तो साद हुसैन रिजवी के लिए नहीं निकला, मैं तो अनस हुसैन रिजवी के लिए नहीं निकला, मैं तो किसी भी शख्सियत पसंदी के लिए नहीं निकला, मैं तो निकला हूँ फ़कत फ़लस्तीन के हक़ में रैली के लिए। मेरी क्या ये गलत बात है कि पूरी दुनिया जिसके हक़ में रैलियाँ निकाल गया? उस वक्त के अंदर अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, पूरा यूरोप जो है वो रैलियों का समाम बांधा हुआ था, और हमने तशक्कुर मनाने के लिए, उनके साथ हमदर्दी जताने के लिए हमने कहा कि हम भी रैली निकाल लेते और हमें
ऊपर से पुश दीवार लगा दिया गया, अगली जाने पड़ते हैं। ईरान पे अटैक हुआ, एक बहुत बड़ी 2 रैलियाँ अल-इत्तिशी मज़हब फ़िक्र की जानिब से कराची में और लाहौर में काटी गई। उन पे भी काफ़ी जो है वो स्टेट ने ज़ोर आजमाई की, हत्ता कि बंदे उनके शहीद नहीं हुए, लेकिन स्टेट ने ज़ोर आजमाई करके उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। और यकीनन आपको वो जुमले लाजमी सुनने को मिले होंगे कि आसिम मुनीर साहब ने जब इन तमाम अल-इत्तिशी उलमाए कराम को यही लफ्ज़ बोलूँगा कि उलमाए कराम को बुलाया और उनको स्टेट में क्लियर किया कि भाई जिसको जाना है ईरान का ज़्यादा साथ देना है, मुल्क पाकिस्तान का नुकसान ना करे, वो जाए और ईरान में वो उनके हक़ में बुलंद करें। बहुत बड़े साहब हुआ करते थे यहाँ पाकिस्तान में, वो कहते थे भाई चेयरमैन सेनेट मैं खुद बनवाऊँगा। सादिक गिलानी उन्होंने बनवा भी दिया। उन्होंने कहते थे कि सारे जर्नैल करनैल ना मेरी जेब में होते हैं, सबको पता है उनकी जेब में भी थे। ये वो साहब थे जिनको फ़िरौनी दावा होता था कि भाई मैं तो जिसे चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ, जरदारी मेरा यार, इमरान मेरा दोस्त और नवाज शरीफ तो वैसे भी बिजनेसमैन है, तो हमारे इंटरेस्ट सबके सेम है। उस शख्स को भी कहीं ना कहीं खुले लाइन लगा दिया गया कि आप ये करें, ये स्टेट चाहती है, वरना आप यहाँ से भागें, और वो बंदा भाग गया, यानी मलक रियाज साहब। इस सारे सिनेरियो में हमें ये समझ में आया कि शायद, पता नहीं मैं गलत हूँ या ठीक हूँ, ये मेरा अपना ज़ाती तज़किया इन चारों शख्सियात और इन चारों ममालिक को लेकर कि स्टेट की ये बड़ी स्टेट ऑफ पॉलिसी है। अब भाई जी सबसे बड़े हम खुद हैं, हम अब किसी के बाप को भी नहीं मानेंगे, हम जो कह देंगे वही हरफ आखिर होगा और वही हरफ आखिरी होगा, हम वही लेके चलेंगे। तो आज उस्मान खोखर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आप इतनी लेकर हैं। मेरी बात से मुतफिक हैं आपकी, जो मेरा तजिया था कि स्टेट ऑफ पॉलिसी चेंज हो गया, वो बाजवा वाला मुल्क नहीं रहा, अब वो मुल्क है जिसके अंदर पेट्रोल है, डीजल भी है और हर चीज़ अवेलेबल है और मौजूद है, और जो इसके खिलाफ जाएगा या खिलाफ नहीं भी जाएगा और वो स्टेट को समझ में नहीं आएगा और वो उसको मार पड़ेगी। असल में डॉक्टर साहब बात यह है कि सबसे पहली तो सिचुएशन हमें चाहिए कि बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान और बहैसियत हमारी जो मिली जिम्मेदारी है, हम कभी युद्धि नहीं बन सकते, कुछ और नहीं बन सकते, किसी एक पार्टी पीपी नून किसी के आला नहीं बन सकते। की वजह यह कि हमने हमेशा देखना है, सबसे पहले हमने ये देखना है हमारे दीन की, हमारे मुल्क की फेवर किस चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि इस सारी सिचुएशन में अल्लाह के फजल से पाकिस्तान आगे गया, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत आर्मी ने अपने कदम जमाए। अब ये दुरुस्त है कि इसमें सख्तियाँ हुई और जो आपके नेशनल हैं जिनके पास पाकिस्तान का कार्ड है, उनको, जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है, उनको इस तरह से रोकना कि उनकी जान ले लेना या उनको भंग कर देना या पाबंद सलासल कर देना। लेकिन आप ये देखिए ज़्यादती ज़रूर है, लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान में कुछ विंग्स ऐसे बन चुके जो पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रहे थे, जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे थे। अब जब एक्शन होगा तो उसमें फिर ये नहीं होगा कि ये वाले ठीक है, ये वाले वो फिर सारे जो है ना, वो फिर सारे आए। जब वो सारे आएंगे तो फिर आपको पता है फिर वो हर तरफ कुछ ना कुछ तो उसका रिएक्शन। अब ये सबसे पहली बात तो यह है कि ये इस हुकूमत में या जनरल साहब की जो अब पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान अव्वल है, किसी सियासी पार्टी या किसी मजहबी किसी ग्रुप का कोई अलग से यहाँ पे कोई पोर्शन नहीं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक लब्बैक के लोग जो थे TLP के, वो पूरा मन रहे हमेशा पाकिस्तान के लिए। स्टेट के खिलाफ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, स्टेट के खिलाफ अब भी नहीं करेंगे, ना उन्होंने किया ना वो करेंगे, वो स्टेट के लिए जान नहीं देंगे। जब भी देंगे कभी कोई हालात ऐसे बन गए तो स्टेट के लिए जान। अच्छा उस्मान भाई, मैं इस बात पे बड़ा अकीदा भी रखता हूँ, ईमान भी रखता हूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म हो ही नहीं सकती। मेरी सुन लीजिएगा, पंजाबी की कहावत है कि एक कंडा अगर पैदा हो जाए ना, कंडा यानी कि चुभने वाली जो चीज़ है, वो ख़त्म कोई नहीं कर सकता। नेचर जो है उसको अगर एक बार प्रोड्यूस कर देती है तो फिर एक वक्त लगता है उसको भी, वो कम हो जाता है और कम हो जाता है और कम हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो चार वो नज़र आ ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे एक ऐसी पार्टी जिसमें शहीदों का खून हो,
और मैं ये बात का भी दावेदार हूँ कि पिछले 20 सालों में जितनी शुदा की लाशें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में उठाई हैं, किसी सियासी जमात ने नहीं उठाई पिछले 20 सालों में। हालांकि इस जमात को आए हुए 10 सालों में, लेकिन पिछले 20 सालों में कोई भी जमात ऐसी नहीं है जिसने इतने शुदा की लाशें उठाई हों। इनको तो लाशें मिली भी नहीं है, नहीं भी दी गई। ख़त्म तो इसको किसी का बाप भी नहीं कर सकता और कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता, ये बात तो कन्फर्म है। तरीक़ाकार क्या होना चाहिए अब पार्टी के लोगों का? अपना चुप करके बैठे रहें या एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, या क्या सजेशन देंगे आप उनको? देखिए, मुल्क के लिए, दीन के लिए आप अपनी जगह काम करें, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये देखें, इस्लाम के अकायद को या ज़ाब्ता को मानने वाले, उसके लिए काविश करने वाले लोग कभी भी खत्म, क्या मतलब खत्म? इन लोगों के लिए बड़ी बड़ी जंगें, बड़ी बड़ी चीजें। देखें फलस्तीन में क्या हो रहा है, इस्लाम के नाम पे वो लोग शहीद हो रहे। उसके बाद कश्मीर में क्या होता रहा, बर्मा में लोगों के टिक्के बनाए गए, उनको शहीद किया गया, मासूम बच्चों को नहीं देखा जा रहा। तो ये तो खत्म नहीं हो सकता, ये तो खत्म होगा भी नहीं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि कुछ जो ऐसे, मेरी जाती ये राय है कि जो कुछ स्टैंड लिए गए उनने पाकिस्तान को मजबूत किया। ये भी शायद नहीं, यकीनन जरूर। अगर हम अपने दाखिली मसाइल में उलझे रहते, हम अपनी सियासत को चमकाते रहते, अगर हम अपनी शख्सियत परस्ती में बिजी रहते, तो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क इंडिया, उसके साथ पूरी तरह से मावन इजराइल, इन्होंने मिलकर हम पे अटैक किया। उसके बाद आप देख लें कि हालात में हर तरह से कोशिश की। ये चीजें बंद करना इंतहाई जरूरी थी पाकिस्तान के लिए, नागजीर। अगर पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में चलता रहता, ये लोग इसी तरह सारे एक्टिव होते, तो आप देख लें कि पाकिस्तान। आपको लगता है कि एहतजाज का प्रॉपर तरीकाकार होना चाहिए, वो किसी प्रॉपर तरीका? लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपकी बात वो ठीक है कि जो एक और जमात निकली थी जिसके बाद आसिम मंजूर साहब को आके पैगाम देना पड़ा, उसके हवाले से तो ठीक है, समझा जा सकता है। लेकिन तहरीक लब्बैक का जो एहतजाज था वो तो बड़ा पुरअमन था और वो तो खुशी का इजहार था। जब आप देखते हैं ना, मैंने पहले ये बात कर दी है, ठीक है, एक मैं ये समझता हूँ कि हुआ पूरा हुआ, बहुत ही कीमती लोगों की जाने, मुहिब्बे वतनों की जाने। लेकिन जब आप देखें कि आप ऐसे कर ही नहीं रह सकते कि चार को आप पकड़े और एक को छोड़ दें। आप वैसे मिसाल बना रहे थे, हमें मार के आपने मिसाल बनाने, आप ये कहना चाह रहे हैं? ऐसे ही है मिसाल। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो नजर नहीं आ रहे। रिजवान सैफी साहब जेल में हैं, फरूकुल हसन साहब हैं, बिल्कुल सबजादा पीर। गुजारिश करता हूँ कि स्टेट को इन लोगों को रिलीज करना चाहिए जी। और अगर ये मुहिब्बे वतन है, ये पाकिस्तान के और इस्लाम के हक में, स्टेट को इन्हें चांस देना चाहिए, इनको आगे लेके जाना चाहिए। स्टेट को चाहिए तो इनको रिलीज करें, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो मनफी एक जो नेगेटिव सिनेरियो को पैदा करते हैं, नहीं होना चाहिए। ठीक है। आप बैक वक्त बहुत सारी चीज़ों को जब साथ लेके चलते, फिर आपके लिए भी चलना मुश्किल है, जितना मर्जी पावर हो। हमने अपने दौर में आपने भी देखा, हमने जनरल मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी देखी, वो 58 टूपी पे वो बैठे हुए थे और उन्होंने जो फैसले लिए बहुत सख्त फैसले लिए। मुफ्ती साहब को फिर शहीद किया गया या कत्ल किया गया, जो भी आपके, उसके अलावा सारे मामला उन्होंने चलाए, लेकिन उनका एंड भी सबके सामने। हम ये चाहते हैं कि हर बंदा, पाकिस्तान इस वक्त एक अच्छी रिस्पेक्ट की बुलंदियों को छू रहा है। पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतर हो रहा है, महंगाई जरूर है, बहुत बुरे हालात हैं, बहुत परेशान, और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि अब मजीद इक़दाम ना किए। लेकिन इस सारी सिचुएशन में मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से। अच्छा उस्मान भाई, हम पॉजिटिव गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारा क्रिटिसाइज करना है, और हमने अपनी पार्टी के लोगों को भी मैसेज देना है कि हमेशा तहरीक लब्बैक के ये लोग याद रखें, खसूसन तहरीक लब्बैक के लोग ये याद रखें कि रात के बाद रोशनी ने आना है, बिल्कुल ऐसे ही। जवानी के बाद बुढ़ापे ने आना है,
बिल्कुल। लेकिन बचपने के बाद जवानी आती है, लड़खड़ा के जब बंदा होता है ना, यानी कि तरीके लब्बैक के दोस्त ये चीज़ याद रखें कि रात के बाद रोशनी, बचपने के बाद जवानी, नाकामी के बाद कामयाबी और फेलियर के बाद सक्सेस, ये सब जिंदगी का हिस्सा है। उम्मीदें बाहर भी रखें और वही समा रखें अपने दिमाग में कि जब आपका कायद स्टेज पे जलवागर होता था, चलें ठीक है, आगे हमारी पॉलिसी से आप लोगों को, कुछ लोगों को इत्तेफाक हो सकता है ना हो, हम कुछ अपने अंदर रिवीजन करेंगे, हम मज़ीद बेहतर अंदाज से सामने आएंगे। लेकिन देख लीजिएगा, इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि हम दोबारा से सामने ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। और हम उसी शिद्दत के साथ, उसी ज़ोर शोर के साथ, उसी मोहब्बत के साथ आएंगे जिस मोहब्बत ज़ोर शोर के साथ हम पहले आया करते थे। हमारा इख्तिलाफ किसी के साथ कुछ भी नहीं, हमारा मकसद सिर्फ एक है और वो है कि हम दीन को तख्त पे लेकर आएँ। बिल्कुल ऐसे। और ये पाकिस्तान, हाँ, ये डिफाइन करेगा एक वक्त आने वाला वक्त कि इंशाअल्लाह जो सल्तनत उस्मानिया जो थी ना, उसका जो अंदाज़े फ़िक्र था ना, अंदाज़े सोच था, वो बिल्कुल सेम हमारी जमात का है। तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हम इसको कि बेहतरीन के अंदाज में सामने लेकर आएंगे। उस्मान भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि बतौर कारकुन या बतौर डिसअपॉइंट हुए आप? तो आपको तकलीफ, दुख, परेशानी की जरूर होती है, लेकिन आप इस तकलीफ, हमने हर सूरत पाकिस्तान में इस्लाम के लिए जान दी, चाहे वो हमारी जान अमेरिका ले जाए, इजराइल ले जाए, चाहे अपने फौजी ले लें, जो भी हमारी नीयत को समझा जाए, हमारे मकासद को समझा जाए, वो क्या है। हम सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि इस सारे मामले में जब आप पाकिस्तान को आगे चलता हुआ देखें तो आप कभी भी एंटी स्टेट आर्मी के खिलाफ नहीं चलते। डॉक्टर साहब, मैं बर्मला, देखिए मैं हकाइक पे मैं सब मैं किसी सियासी विंग की गुफ्तगू नहीं करता, चाहे मैं किसी सियासी विंग का हिस्सा हूँ, मैं किसी ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं करता जो कि किसी एक तरफ जा रही। मैं हालात के ऊपर कोशिश करता हूँ कि एक मुकम्मल सारे हालात को देख के बात की जाए। ठीक है। पाकिस्तान आर्मी ने अपना लोहा मनवाया, ठीक है। पाकिस्तान आर्मी ने हमें महफूज किया, ठीक है। वरना जो जंग आज ईरान पे, ये पहले हम पे ट्राई हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद जिन लोगों को हमने कायद बनाते, उन लोगों के मुकम्मल तौर पे एजेंट्स हैं जो लोग, हम उनको कायद बनाते आज तक उनके लिए रेड लाइन बना दें, तय कर लें। उसके बाद अपने मुल्क की अपनी शहदा की तस्वीरों को, उनकी चीज़ों को, उनकी निशानियों को जला दें। तो ये चीज़ें करने की बिल्कुल इजाज़त किसी सूरत की नहीं चाहिए। ठीक है। चाहे कुछ भी हो, तो मैं भी इसके हक में हूँ और मुल्क को काम करने के लिए स्पेस देनी चाहिए। हमारा मुल्क बहुत सारे चैलेंजेस के साथ बैक पहुँच जाता है। तो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी तवज्जो को डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि इस वक्त अगर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, दुनिया के लिए खतरा जो है या दुनिया के लिए अगर साफ करने वाली कोई चीज़ है तो इजराइल है। और हिटलर ने बिल्कुल ठीक कहा था, चंद एक लोग छोड़ के जा रहा हूँ, ये घटिया दुनिया जान सके। इन लोगों की सोच दुनिया को बनाने वाली, दुनिया को चलाने वाली है। ये हर सूरत में तबाही चाहते हैं। या फिर ये जो छोटा सा जत्था है, ये हुकूमत चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया को हम ग्रेटर इजराइल के चक्कर में, लेकिन बहुत बड़ी मार नहीं पड़ गई। और देखिए हमारे तो अमेरिका और इजराइल इस टाइम, वो जो हमारे यहाँ एक हवा सेट हो गया था कि इजराइल के ऊपर, तो भाई जी इजराइल पूरा जो मुल्क है, इतना सा मुल्क है, उसके ऊपर ऐसा कंक्रीट की दीवारें हैं कि उधर तो कोई धमाका मार ही कोई नहीं सकता, और मारेगा तो ये, तो इसमें तो पता नहीं। आज से 10-15 साल पहले अपने अमेरिका एक थ्रेट करता था और आगे 15 मुल्क लेट जाते। आज सिचुएशन नहीं रही। आज इसमें ट्रम्प का भी किरदार है, ट्रम्प का बैड कैरेक्टर है, यानी कि अपने मुल्क के लिए तो नुकसानदेह है ना, अपने उनके अमेरिका के लिए नुकसान, और हमारे आज से मनीष साहब के लिए, शहबाज शरीफ
इनके लिए फायदेमंद है ना, इनका तो लगता है दोस्ती होगी। इनकी दोस्ती पाकिस्तान के फायदे, हम्म। इसमें मैं इतनी बात करूँगा, उनकी दोस्ती पाकिस्तान के फायदे। हाँ मतलब चला दुश्मन हो गए तो फिर बंदा जो है ना वो ये नहीं कि ये सियाने निकले हैं फिर इस हिसाब से, इन्होंने अच्छा अपने खाड़े लगाया हुआ। अच्छा उस्मान भाई, अपना सियासी कदोबोत अगर मैं बात करूं तो उस हिसाब से क्या देखते हैं चीज़ों को कि आप आने वाले वक्त में कोई इलेक्शन लड़ेंगे, किसी सियासी जमात के साथ वाबस्ता रहेंगे, या आप कुछ सोच रहे हैं अपने बारे में, या ज़्यादा बिजनेस पे फोकस? इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, अच्छा, लेकिन कौन के लिए हम रास्ता, ये तो हर इंसान की जिंदगी का एक मुद्दा है। हमने तो हमेशा से अपने लिए यही नजरिया रखा है कौन को लेकर आगे चले, ठीक है, लेकिन वो उसमें हम कोशिश यही करेंगे कि हम कौन की खिदमत कर सकें, दीन की खिदमत कर सकें। ये कभी भी नहीं हम करना चाहते कि हम अपनी कुर्सी के लिए हर चीज को बर्बाद करके निकल जाए, अपने इक़्तिदार के लिए ये नहीं करें, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर हम ये करेंगे, आज पाकिस्तान में 70% सियासतदान भी, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा, तो अपनी सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ बर्बाद कर देना चाहते, ये तो नहीं हो सकता। तो हमने तो जो लोग पाकिस्तान को चाहते हैं, जो लोग नहीं, देखें हमारे बच्चों ने जाना है, आज अगर मैं पावर में हूँ, मैं कोई फैसला कर रहा हूँ, कल भी शायद मेरा बेटा पावर में ना हो, उस फैसले के साथ में वो भी आएगा, मेरे बहन भाई ना हो। आज अगर मैं सीट पे हूँ तो कल क्या पता मेरी फैमिली में से सारे लोग सीट पे ना हो। तो जो कुछ आज मैं लिख रहा हूँ वो कदम के पेश जरूर आता है, तो हमने चलना, तो हम इंशाल्लाह ऐसे ही लिखेंगे जो अपनी औलाद के लिए। मैसेज यही है, लीडर को चाहिए कौम को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें, अपने बेटों की तरह ट्रीट करें। हाँ, इसमें अगर आपको कहीं कैंसर होता है उसको निकालें, तो बॉडी में कैंसर होता है निकालना वो भी जरूरी है, वरना आप जिंदा नहीं रह सकते। कैंसर को जरूर निकालें, लेकिन कौम को हर वक्त की महंगाई, हर वक्त की परेशानी, हर वक्त की चीजों से थोड़ा आजाद करें। कौम में बड़ी कुर्बानी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका उस्मान साहब मौजूद थे हमारे साथ, बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू की थी उस्मान खोकर साहब ने। नए प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। उस्मान साहब को भी गुजारिश करूंगा कि कभी दोबारा चक्कर लगा लिया करें। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।